हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान इंसान के बारे में जिन्हें भारत का बैकबोन भी कहा जाता है। शायद ही ऐसा कोई हो जो इन्हें ना जानता हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा, जो टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं, भारतीय उद्योगपति, दूरदर्शी होने के साथ साथ एक परोपकारी व्यक्ति भी हैं। ये साल 1990 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष भी थे। रतन टाटा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रतन टाटा को दुनिया भर में ऐसा कोई इंसान न हो जो उनको न जानता हो। रतन टाटा सभी प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विस के अध्यक्ष भी रहे। ये इतने दूरदर्शी से हैं कि इन्होंने घाटे में चल रही टाटा समूह की कंपनियों को कई सालों की मेहनत और अपनी दूरदर्शिता की मदद और अपने दम से मुनाफे में पहुंचाया। आज हम आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बेहतरीन और दिल छू जाने वाली जानकारियां देंगे। गुजरात के सूरत शहर में 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम नवल टाटा है। उनकी माता का नाम सुन्नू टाटा है। जब रतन टाटा केवल 10 साल के थे तो उनके माता पिता अलग हो गए थे। उसके बाद दोनों भाइयों का लालन पालन उनकी दीदी नवजबाई टाटा ने किया। इनकी दादी बहुत दयालु थी, लेकिन अनुशासन के मामले में भी काफ़ी सख्त थी। इनका एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा है। बचपन में ये पियानो सिखाते थे और क्रिकेट खेलते थे। 1955 से 1962 तक अमेरिका में रहने के बाद वह अमेरिका से बहुत प्रभावित हुए। यह जब अमेरिका थे तो वे कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट की लाइफ स्टाइल से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने लॉस एंजिल्स में ही रहने का फैसला कर लिया था। समय बाद उनकी दादी नवाजबाई की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके कारण उन्हें अमेरिका में बसने का सपना छोड़ के भारत आना पड़ा। जब ये भारत वापस आए, IBM की जॉब थी, लेकिन JRD टाटा इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने साल 1962 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की कंपनी में काम करने की पेशकश की और इस तरह रतन टाटा का टाटा ग्रुप में आगमन हुआ। देश के इस सबसे बड़े टाटा ग्रुप से जुड़ने के बाद उन्होंने शुरू के दिनों में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। साल 1971 में इन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया। उस समय तक कंपनी घाटे में चल रही थी और बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% था और घाटा 40% था। कुछ साल बाद रतन टाटा ने कंपनी को मुनाफे में पहुंचाया और बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी 20% तक बढ़ी। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकालीन लागू कर दिया, जिससे कंपनी को घाटा हुआ और इसके साथ साथ टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। कुछ समय बाद रतन टाटा को एक कपड़ा मिल संभालने की जिम्मेदारी दी गई। टाटा ग्रुप की यह कंपनी भी घाटे का सामना कर रही थी, जिसके बाद रतन टाटा ने इससे काफ़ी संभालने की कोशिश की, लेकिन इनको किसी कारण कंपनी की हालत सुधारने के लिए 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन वह उन्हें नहीं मिल पाया और अंत में इस कंपनी को बंद कर दिया गया। रतन टाटा का ये सपना था कि अपने देश भारत के लोगों के लिए सबसे सस्ती और किफ़ायती कार को बाजार में लाए और ये सपना उनका पूरा भी हुआ। साल 2008 में टाटा मोटर्स ने सबसे सस्ती कार नैनो कार का नई दिल्ली में हो रहे ऑटो एक्सपो में इसका उद्घाटन किया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपया थी। 21 सालों तक रतन टाटा ने टाटा कंपनी की कमान संभाली। रतन टाटा की नेतृत्व में टाटा ग्रुप का बाजार में 40% तक हिस्सेदारी और 50% तक मुनाफा बढ़ा। 75 वर्ष की उम्र में रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद साइरस मिस्त्री शाहपुरजी पल्लौंजी समूह के पल्लौंजी मिस्त्री के 44 वर्ष से बेटे को टाटा ग्रुप की कमान संभालने के लिए चुना। साल 2016 में साइरस मिस्त्री को किसी कारणवश कंपनी से निकाल दिया गया। रतन टाटा ने फिर से साल 2016 से 2017 तक टाटा ग्रुप की कमान संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। साल 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे वे अभी तक निभा रहे हैं। हर वर्ष अपनी कमाई का 60 से 65% तक डोनेट कर देते हैं।
पूरे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रतन टाटा को अपना आइडियल मानते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।